हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 राजपूत युग और उनके नए शासक और राज्य का आगे का भाग पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सोलंकी शासकों की सत्ता कमज़ोर पड़ने पर गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश का शासन आया। वाघेला सोलंकियों के वफादार सरदार थे। उनकी सेवा के बदले में सोलंकियों ने व्याघ्रपल्ली वाघेल गांव अड़ोराज को दिया था। उसी गांव के नाम पर से उनके वंशज वाघेला कहलाए। वैसे तो वे भी मूल चालुक्य जाति के थे। वाघेला वंश में वीर धवल, विसल देव, अर्जुन देव, सारंग देव जैसे शासकों ने राजाओं ने गुजरात का शासन अच्छी तरह चलाया था। वीर धवल के शासनकाल में गुजरात को वस्तुपाल और तेजपाल जैसे समर्थ योग्य मंत्री मिले थे। इन मंत्रियों की चतुराई के कारण गुजरात मुस्लिमों के आक्रमण से बचा था। वाघेला वंश के अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला के समय में 1304 ईस्वी के आसपास गुजरात में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसमें बताया गया कि जब सोलंकी राजाओं की सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी तब गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश का राज्य आया। वाघेला सोलंकियों के वफादार सरदार थे। उनकी सेवा के बदले में सोलंकियों ने व्याघ्रपल्ली वाघेल गांव अरडोराज को दिया था। उसी गांव के नाम पर से उनके वंशज वाघेला कहलाए थे। वैसे तो वे भी मूल चालुक्य जाति के थे। वाघेला वंश में वीर धवल, विसल देव, अर्जुन देव, सारंग देव जैसे राजाओं ने गुजरात का शासन बहुत अच्छी तरह से संभाला था, चलाया था। वीर धवल के शासन के समय में गुजरात को वास्तुपाल और तेजपाल जैसे योग्य मंत्री मिले थे। इन मंत्रियों की चतुराई के कारण गुजरात मुस्लिमों के आक्रमणों से बचा था। वाघेला वंश के अंतिम राजा कर्णदेव वाघेला के समय में 1304 ईस्वी के आसपास गुजरात में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। आगे पढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल में पालव वंश का शासन था। इस वंश के स्थापक और उनके वंशजों के नाम में पाल शब्द पीछे जुड़ा होने से इस वंश को बंगाल का पालव वंश कहा जाता है। इस वंश का स्थापक गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक गोपाल नामक राजा था। पालव वंश के पतन के बाद यानी उसकी विनाश के बाद 1095 ईस्वी में सेन वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश में विजयसेन प्रथम उल्लेखनीय यानी वर्णनीय राजा थे। उनके पुत्र बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे यहाँ बताया गया कि 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल में पालव वंश का राज आया था। इस वंश की स्थापना करने वाले और उनके वंशजों के नाम में पाल वंश शब्द पीछे जुड़ा होने से इस वंश को बंगाल का पालव वंश कहा जाता था। इस वंश का स्थापक गोपाल जो कि 1750 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक राजा था। पालव वंश के विनाश के बाद 1095 ईस्वी में सेन वंश की स्थापना हुई। इस वंश में विजयसेन प्रथम उल्लेखनीय राजा थे। उनके पुत्र बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ का निर्माण किया, रचना किया था। आगे है। कर्णदेव वाघेला से गुजरात जीत लेने के बाद दिल्ली के सुल्तान नाजिमों की नियुक्ति करते थे। उनके द्वारा राज्य का प्रशासन होता था। जफर खान 1407 ईस्वी में मुजफ्फर शाह नाम धारण करके सुल्तान बना। इस वंश में 14 सुल्तान हुए जिनमें अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह जैसे सुल्तानों का समावेश होता है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में मुग़ल शासन का आरंभ होने से सल्तनत काल का अंत हुआ। आगे बताया गया कि कर्णदेव वाघेला से गुजरात जीत लेने के बाद दिल्ली के सुल्तान नाजिमों सूबा की नियुक्ति करते थे। उनके द्वारा राज्य का प्रशासन होता था। जफर खान
1407 ईस्वी में मुजफ्फर शाह नाम धारण करके सुल्तान बना। इस वंश में 14 सुल्तान आए थे, जिनमें अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह जैसे सुल्तानों का नाम आता है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में मुग़ल शासन का शुरुआत होने से सल्तनत काल का अंत हो गया। आगे पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में आए यानी स्थित राज्यों को दक्षिण के राज्य कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे बड़े राजवंश स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। उनमें से चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य, चेर जैसे राजवंशों के बारे में संक्षिप्त यानी थोड़े में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ कह रहे कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों को दक्षिण के राज्य कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे बड़े राजवंश आज़ाद हुए थे। उनमें से कुछ का नाम दिया गया है, जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य, चेर जैसे राजवंशों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। चालुक्य वंश के प्रथम राजा जय सिंह थे। पुलकेशी प्रथम ने 540 ईस्वी में वातापी को राजधानी बनाकर अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यह वंश वातापी, जो अभी के समय में बादामी है, वातापी का चालुक्य वंश कहलाया। इस वंश में कीर्तिवर्मन, पुलकेशी प्रथम, पुलकेशी द्वितीय जैसे महान राजा हुए। वातापी के चालुक्यों की सत्ता यानी शासन कमज़ोर पड़ी, तब उनकी एक शाखा कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में स्थापित हुई। उसके स्थापक विष्णुवर्धन थे। इन पूर्वी चालुक्य शासकों ने अपनी राजधानी वेंगी में स्थापित की, इसलिए वे वेंगी के चालुक्य कहलाए। वातापी और वेंगी की तरह कल्याणी में भी चालुक्य वंश की एक शाखा थी। ये चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए। आगे कह रहे हैं कि चालुक्य वंश के प्रथम राजा जय सिंह थे। पुलकेशी प्रथम ने 540 ईस्वी में वातापी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। यह वंश वातापी का चालुक्य वंश कहलाया था। आगे चलकर इस वंश में कीर्तिवर्मन, पुलकेशी प्रथम, पुलकेशी द्वितीय जैसे महान राजा हुए थे। वातापी के चालुक्यों की सत्ता कमज़ोर पड़ी, तब उनकी एक शाखा कृष्ण और गोदावरी के नदी के बीच के प्रदेश में स्थापित हुई। उसको स्थापना करने वाले विष्णुवर्धन थे। इन पूर्वी चालुक्य शासकों ने अपनी राजधानी वेगी में भी स्थापित की, इसलिए वेगी के चालुक्य भी ये कहलाए। वातापी और वेगी की तरह कल्याणी में भी चालुक्य ने अपनी एक शाखा बनाई। ये चालुक्य कल्याणी के भी चालुक्य कहलाए थे। आगे पढ़ेंगे। दक्षिण में चालुक्य वंश की समाप्ति के बाद राष्ट्रकूट वंश की सत्ता का उदय हुआ। इस वंश का सबसे पहला राजा इंद्र प्रथम को माना जाता है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण में चालुक्य वंश की जब समाप्ति हो गई, तो उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की सत्ता का उदय हुआ, यानी राष्ट्रकूट वंश आया। इस वंश का सबसे पहला राजा इंद्र प्रथम को माना जाता है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा थे। आगे पढ़ते हैं। इस समय यादव वंश के दो राज्य अस्तित्व यानी वजूद में थे, पहचान में थे। पहला था देवगिरी और दूसरा था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था और देवगिरी में यादवों का शासन था। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी और देवगिरी वर्तमान यानी अभी के समय दौलताबाद यादवों की राजधानी थी। यहाँ कह रहे हैं कि इस समय यादव वंश के दो राज्य अस्तित्व में थे, पहचान में थे। पहला देवगिरी और दूसरा द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में होयसल वंश का राज्य था उस समय, और देवगिरी में यादवों का राज्य चलता था। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी और देवगिरी, जो अभी का दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, वह यादवों की राजधानी थी। आगे पढ़ेंगे। दक्षिण में कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद
वहाँ नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें वरंगल के काकतीय भी थे। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के भूमि प्रदेश पर उनका राज्य था। वरंगल उनकी राजधानी थी। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण यानी खास पल्लव वंश भी था। इस वंश की स्थापना बप्पदेव ने की थी। उनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के मुख्य शासक थे। तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जहाँ आए हुए हैं, वहीं मध्यकाल में चोलमंडल का राज्य था। तंजौर उनकी राजधानी थी। राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के प्रमुख शासक थे। दक्षिण में एक प्राचीन राज्य पांड्य भी था। पांड्यों का राज्य छोटा था परंतु व्यापार का बड़ा केंद्र था। इस समय तमिल से अलग हुए एक भाग पर चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल अथवा मलयालम था। अयन चेर वंश का प्रथम शासक था और सेंतुगवन चेर शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक था। यहाँ बताया गया है कि दक्षिण में कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के विनाश के बाद वहाँ नए राज्यों का उदय हुआ, यानी नए राज्य बसाए गए। उनमें वरंगल के काकतीय भी थे। कृष्णा कावेरी नदियों के बीच के जो भूमि प्रदेश पर उनका राज्य था। वरंगल उनकी राजधानी थी। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण खास वंश पल्लव वंश भी था। इस वंश की स्थापना बप्पल देव ने की थी। पल्लव वंश की उनकी राजधानी कांचीपुरम में ही थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के मुख्य खास शासक थे। तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जहाँ स्थित है, वहीं मध्यकाल में चोलमंडल का राज्य था। तंजौर उनकी राजधानी थी। राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के खास राजा थे, शासक थे। दक्षिण में एक प्राचीन यानी पुराना राज्य पांड्य भी था। पांड्य का राज्य छोटा था लेकिन व्यापार का वह बड़ा सा केंद्र था, जरिया था। इस समय तमिल से अलग हुए एक भाग पर चेर वंश का राज्य था। चेर का दूसरा नाम केरल अथवा मलयालम था। अयन चेर वंश का प्रथम शासक था और सेंतुगवन चेर शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक यानी राजा था। आगे हम पढ़ेंगे राजपूत युग की शासन व्यवस्था। राजपूतों के समय में उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। राजपूत युग में विविध राजवंशों का शासन था। उस समय शासक राजवंशों में तो परिवर्तन आता था परंतु राजनीतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। राजपूत युग में राजा का पद वंश परंपरागत था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बने ऐसा नहीं था। राजा अपने पुत्रों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसी एक पुत्र को युवराज बनाते थे। वही युवराज बाद में राजा बनता था। लोगों या राज दरबारियों द्वारा चुनाव करके अथवा मनपसंद राजा चुनने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों की सभा ने चुना था। इस समय मंत्रियों के दो प्रकार थे, अमात्य और सचिव। अमात्य का कार्य मंत्रणा और राजनीति करना था। सचिव का कार्य लड़ाई और समझौते का था। हर प्रकार की नीति का अंतिम निर्णय राजा करता था। इस समय शासन के अमलदारों में महाप्रतिहार और दंडनायक जैसे पद थे। नगर की सभा का प्रमुख नगरपति कहलाता था। राजपूत युग के बारे में यहाँ बताया गया उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। बताया गया कि राजपूत युग में अलग अलग राजवंशों का शासन था। उस समय शासक जो राजा थे, राजवंशों में तो परिवर्तन आता था, बदलाव आता था, एक के बाद एक दूसरे राजा आते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन बदलाव देखने को नहीं मिलता था। राजपूतों के समय में राजा का पद वंश परंपरागत होता था, यानी कि
राजा जो होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में से ही कोई एक पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनता था। राजा का ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बने ऐसा नहीं था। राजा अपने पुत्रों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसी एक पुत्र को युवराज बनाते थे, वही युवराज बाद में राजा बन जाता था। लोगों या राज दरबारियों यानी राजा के दरबार में रहने वाले जो दरबारी थे उनके द्वारा चुनाव करके, चयन करके अथवा मनपसंद राजा चुनने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ उदाहरण बताया गया, जैसे कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों की सभा ने चुना था। इस समय मंत्रियों के दो प्रकार हुआ करते थे, अमात्य और सचिव। अमात्य का काम था काम को लेकर मंत्रणा करना यानी सोच विचार करना और राजनीति करना। सचिव का कार्य था लड़ाई और समझौते का। हर प्रकार की नीति का अंतिम निर्णय फैसला राजा करते थे। इस समय शासन के अमलदारों में महाप्रतिहार और दंड नायक जैसे पद थे। नगर की सभा का प्रमुख नगरपति कहलाता था। आगे पढ़ते हैं। राजपूत युग में ग्रामीण संस्थाओं का विशेष महत्व था। इन संस्थाओं का इतना विकास हुआ कि मुगल काल में भी ग्राम पंचायत का महत्व बना रहा। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी ग्राम पंचायत के अधीन था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच माना जाता था। कुछ विषयों में ग्राम सभा न्याय करती थी, परंतु राज्य शासन में न्याय तंत्र का सर्वोच्च प्रमुख राजा था। आगे बताया गया कि राजपूतों के समय में गांव की संस्थाओं का विशेष महत्व था। इन संस्थाओं का इतना प्रगति हुआ कि मुगलों के समय में भी ग्राम पंचायत का महत्व बना रहा। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी ग्राम पंचायत के अधीन था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच माना जाता था। कुछ विषयों में ग्राम सभा न्याय करती थी, लेकिन राज्य शासन में न्याय तंत्र का सर्वोच्च प्रमुख राजा था। आगे पढ़ते हैं। आगे है व्यापार वाणिज्य। राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था पर देखरेख करने के लिए एक अलग विभाग था। यह विभाग विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क वसूल करने, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने यानी निश्चित करने और राज्य में आवश्यक वस्तुएं मंगवाने आदि की व्यवस्था करता था। मुख्य कर जमीन की उपज का छठा भाग था। राजपूत युग में जमीन पर लगने वाला कर भाग कहलाता था। आज भी जमीन पर कर लिया जाता है। बंदरगाह और नाका पर तथा सिंचाई पर कर वसूल किया जाता था। इस समय समुद्र पार व्यापार के लिए गुजरात के स्तंभ तीर्थ, खंभात और भृगु कक्ष, भरूच बंदरगाह प्रसिद्ध थे। व्यापार वाणिज्य के बारे में यहाँ बताया गया कि राजपूतों के समय में वाणिज्य व्यवस्था पर देखरेख रखने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। यह विभाग विदेशी व्यापार पर जो सीमा लगा हुआ था, व्यापार करने के लिए जो आते थे भारत की सीमा पर, उनसे कर वसूलने का काम, वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत निर्धारित करने और राज्य में ज़रूरत की चीज़ें मंगाने का और दूसरे व्यवस्था वह करता था। मुख्य कर जमीन की उपज का छठा भाग होता था। राजपूत युग में जमीन पर लगने वाला कर भाग कहलाता था। कर का मतलब होता है टैक्स, चुंगी। आज भी जमीन पर टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है। बंदरगाह और नाका पर तथा सिंचाई पर भी कर वसूला जाता है। इस समय समुद्र पार व्यापार के लिए गुजरात के स्तंभ तीर्थ, खंभात और भृगु कच्छ, भरूच बंदरगाह प्रसिद्ध है, प्रख्यात थे। आगे पढ़ेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण। 8वीं से 12वीं शताब्दी दौरान भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए। 8वीं शताब्दी में अरब राजसत्ता का विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। वायव्य दिशा में सबुकतिगिन की फौज ने भी आक्रमण किया था, लेकिन इन आक्रमणों से भारत में उनकी राजसत्ता स्थापित न हो सकी। इसके बाद गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के समय काल में भारत की अथाह धन संपत्ति को देखकर कई बार आक्रमण किया।
आगे बताया जा रहा है कि भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, उन्होंने हमला किया भारत पर। 8वीं शताब्दी में अरब का सत्ता हो उसका विस्तार करने के लक्ष्य से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर दिया था। वायव्य दिशा में सबुकतगिन की फौज ने भी हमला किया था, लेकिन इन हमलों से भारत में उनकी राज सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। इसके बाद गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने ईस्वी 1000 से ईस्वी 1026 के समय में भारत की अथाह यानी अपार धन संपत्ति को देखकर कई बार आक्रमण किया था। आगे पढ़ते। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण भारत की अथाह संपत्ति थी। वह एक आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण करता था और हर बार पहले से अधिक ताकतवर होकर भारत पर चढ़ाई करता था। इस समय भारत के शासक एकजुट होकर शक्तिशाली सेना नहीं बना सके। परिणाम स्वरूप 1026 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर आक्रमण करके अथाह संपत्ति लूट ली थी। और आगे बताया गया कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण था भारत में अपार संपत्ति। वह एक आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण करता रहता था और जितनी बार वह आक्रमण करता था पहले से अधिक शक्तिशाली होकर भारत पर चढ़ाई करता था। इस समय भारत के जो शासक थे, राजा थे, एकजुट होकर शक्तिशाली सेना नहीं बना पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1026 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर आक्रमण करके अपार संपत्ति लूट ली। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के पश्चात लगभग 150 वर्ष बाद पुनः भारत पर उसी दिशा से आक्रमण हुआ। पहले हुए आक्रमणों की बात भारतीय शासक भूल गए। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए गजनी में लड़ाइयाँ चल रही थीं, लेकिन इस समय सत्ता स्थिर नहीं हुई थी। तब हमारे शासक इस कमजोरी का लाभ नहीं ले सके। परिणाम स्वरूप 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गोरी ने आक्रमण किया। शुरुआत में उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा, परंतु तराइन के मैदान में उसने दूसरी बार के आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली में सत्ता यानी अपना शासन स्थापित किया। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लगभग 150 वर्ष बाद फिर भारत पर उसी दिशा से हमला हुआ। पहले हुए आक्रमणों के बाद भारतीय शासक यानी राजा भूल गए थे। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद शासन के लिए गजनी में लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन इस समय सत्ता स्थिर नहीं हुई थी, शासन स्थायी नहीं हुआ था। तब हमारे शासक यानी जो राजा थे इस कमजोरी का लाभ नहीं ले सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गोरी ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया भारत पर। शुरुआत में उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा, उसे पराजित होना पड़ा, लेकिन तराइन के मैदान में उसने दूसरी बार के आक्रमण में हमले में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको हरा करके दिल्ली में अपना सत्ता स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया। बच्चों, यह पाठ आपका पहला सामाजिक विज्ञान का समाप्त हुआ। दूसरा पाठ आप लोग को आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तब आपको समझ में पाठ आएगा। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।